दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछली सीरीज के बाकी के एपिसोड्स को लेकर आया हूं जो आप लोगों को काफी पसंद आने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने शुरू के एपिसोड्स को नहीं देखा है वो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जाकर देख लें ताकि ये वीडियो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। अब आगे हम देखते हैं कि जून वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी हान उस पर गोली चला देता है। हालांकि वो किसी तरह से पानी पार करके निकल जाता है, लेकिन उसके हाथ पर गोली लग जाती है। फिर वो रास्ते में जल्दी से कपड़े बदलता है और सीधा यूनसिक के पास पहुंचता है। तब यूनसिक उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे अपने पास छुपा लेता है। उधर हान सोच रहा होता है कि जून जैसा आदमी चुप तो नहीं बैठेगा, अब वो आगे क्या करेगा। तभी जेल वार्डन के आदमी पूछते हैं कि सीनियर्स बाकी कैदियों के बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन जून तो भाग चुका है, इसलिए क्या जवाब दें। तो हान कहता है कि घबराओ मत, बस बोल देना कि जून रेस लीग के दौरान मारा गया। इधर होश में आने पर यूनसिक जून से कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना भगवान की मर्जी है, अब तुम्हें यही मेरे साथ रहना होगा, और वो उसे एक फोन भी दे देता है। अब जून भाई और माँ को याद करके तय करता है कि वो अपने भाई जिन के कातिल यानी उस लॉयर को ढूंढ कर रहेगा। तो वो पहले उसी लॉयर का पीछा करता है और मौका देखकर उसे पकड़ता है और बुरी तरह से पीटता है। फिर लॉयर डर कर कहता है कि वो तो बस ऊपर से मिले ऑर्डर्स को फॉलो करता है, इसीलिए वो असली नाम नहीं बता सकता, नहीं तो खुद मारा जाएगा। तो इसके बाद जून खुद सुराग ढूंढने लगता है और उसे एक फाइल मिलती है जिसमें सोंग जंग नाम की एक लड़की की डिटेल होती है। अब जब जून पूछता है तो लॉयर बताता है कि उनका काम ही है किसी और के गुनाह को किसी और के सिर पर डालना, और उसके लिए हर छोटी बड़ी चीज एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करना। तभी अचानक हान का खास आदमी आकर वहाँ जून से लड़ाई करता है, लेकिन जून किसी तरह से बचकर फिर से लॉयर के पास आता है। तब लॉयर कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें किसने बर्बाद किया और तुम्हारे भाई को किसने मारा? पीछे जो आदमी खड़ा है वही है। अब जैसे ही जून पीछे देखता है तो वो आदमी बाहर से दरवाजा बंद करके निकल जाता है और अंदर बॉम्ब छोड़ देता है। तब जून तुरंत फाइल उठाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है, जबकि लॉयर धमाके में मारा जाता है, लेकिन जून वहाँ से किसी तरह जिंदा बच निकलता है। उधर हान को फोन पर खबर मिलती है कि उसका भेजा हुआ आदमी जून को नहीं पकड़ पाया। तो हान गुस्से में फैसला करता है कि अब यह आदमी बेकार है और खुद ही उसे मार देता है। फिर सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां एक ऑफिसर के ऊपर से रिश्वत का इल्जाम हट चुका होता है। तब वो पूछता है कि बदले में तुम क्या चाहते हो, क्योंकि ये सब फ्री में तो नहीं हुआ। फिर उसे एक कार नंबर दिया जाता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो कार में खुद हान बैठा होता है। अब हान कहता है कि तुम्हें बस एक आदमी को ढूंढना है, बदले में जो चाहोगे वो मिलेगा। दूसरी तरफ जून यूनसिक को उस लेडी के साथ होने वाले पूरे खतरे की कहानी बता देता है। तब यूनसिक उसे गले लगाकर कहता है कि तुमने इतना सब अकेले कैसे सहा होगा, यहीं रहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इधर गार्ड ऑफिसर पागल सा हो रहा होता है कि जून गायब कहाँ हो गया, और उसे ये भी खटकता है कि वार्डन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी उसे एक नए इंस्पेक्टर से मिलवाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये जून को ढूंढेगा, जबकि गार्ड को नहीं पता था कि इसके पीछे हान की चाल है। अब वो लोग जून के पुराने सेल में जाकर उसकी चीजों की तलाशी लेते हैं, जबकि सीन कट होकर उस लेडी पर जाता है जो अब हान की अगली विक्टिम बनने वाली है। वो हेयर सलून चलाती है और उसकी एक छोटी बेटी है जिसे अस्थमा है। अब हान इन्हें भी सर्वेलांस पर रख चुका होता है, जैसे वो बाकी टारगेट्स के साथ करता है। तभी यूनसिक जून से पूछता है कि हम इन सब के पीछे छुपे लोगों को आखिर पकड़ेंगे कैसे। तो जून कहता है कि जैसे ये इस औरत पर नजर रख रहे हैं, वैसे ही हम भी उसी पर नजर रखेंगे, क्योंकि एविडेंस लेने के लिए वो लोग उसके आसपास जरूर आएंगे। इसके बाद यूनसिक उसे कुछ पैसे देता है। हालांकि जून मना करता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसके हाथ में रख देता है। फिर जब जून पूछता है कि पैसे छुपाकर क्यों रखते हो, तो वो बस ये कहता है कि चोरी ना हो, और फिर वो बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी यून आती है और जून उसे चोर समझकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी यूनसिक आकर बताता है कि ये उसकी बेटी है। अब यून भी जून को पहचान लेती है और यूनसिक से कहती है, अच्छा ये वही फोटो वाला आदमी है, तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। फिर वो बाहर आकर जून से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर फ्री में रह रहे हो, इसलिए मैं हर थर्सडे को आकर तुमसे पैसे लेने आऊंगी। और जाते जाते वो उसे एक मुक्का मार देती है। फिर जब जून अंदर लौटता है तो यूनसिक पूछता है कि उसने तुम्हें मारा तो नहीं? तो जून कहता है कि नहीं, बस पैसे मांगे। तब यूनसिक दुखी होकर कहता है कि शायद मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ है, जिस पर जून ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर हम उसी इंस्पेक्टर और ऑफिसर गार्ड यू को उस मरे हुए लॉयर की बॉडी के पास देखते हैं।
यहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि देखो तुम्हारे जून ने क्या किया, और फिर वो उसे एक फोटो दिखाता है। लेकिन ऑफिसर यू कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है। उधर जून अब समझ चुका था कि इस लेडी के साथ भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है जो उसके साथ हुआ था। अब उसे सिर्फ उस फोन तक पहुंचना है, वरना लेडी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ हान भी वही फोन ढूंढने में लगा होता है जिसे वो लेडी बाद में किसी को फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तभी उसे पास ही फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और इसी दौरान जून भी वहां पहुंच जाता है, जहां उसकी बेटी से उसे पता चलता है कि उसकी माँ फोन लेकर पहले ही निकल चुकी है उसे लौटाने के लिए। उधर यूनसी के पास ऑफिसर यू और इंस्पेक्टर आकर जून के बारे में सवाल करने लगते हैं, तो यूनसी कहता है कि जून तो जेल में ही होगा, लेकिन वो बताते हैं कि वो तो भाग चुका है और हमें पता है कि तुमने ही उसे छुपाया है। फिर वो जबरदस्ती कमरे को चेक करते हैं तो वो यून के कमरे का दरवाजा भी खोल देते हैं, जिस पर वो गुस्से में उन्हें गालियां देकर वहां से बाहर निकाल देती है। अब यूनसिक ऑफिसर यू से कहता है कि तुम दोबारा यहाँ मत आना, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बाहर आकर ऑफिसर यू इंस्पेक्टर से बहस करता है कि मैंने कहा था कि आराम से बात करना, पर तुम्हें तमीज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वही लेडी उस लड़की को फोन देने जा रही होती है। तभी जून अपनी बाइक पर स्पीड से आता है और उसके हाथ से फोन छीनकर भाग जाता है। इसके बाद वो लोग पीछा करते हैं, लेकिन वो तंग गलियों से निकलकर बच निकलता है। अब सबसे पहले ये बात हान तक पहुंचती है कि फोन उसके हाथ से निकल चुका है, और ये सुनकर वो बुरी तरह से गुस्से में आ जाता है। फिर उधर जून यूनसिक को बताता है कि वो फोन चुरा कर ले आया है, और यूनसिक भी उसे पुलिस की मूवमेंट के बारे में जानकारी दे देता है। अब जून उसे सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से यूनसिक और उसकी फैमिली मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन यूनसिक साफ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, और उस पर जोर डालता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है। फिर जून उसी फोन पर वापस से कॉल करता है और सामने वाली पार्टी से कहता है कि तुम्हारा फोन मेरे पास है, अगर चाहिए तो पैसे लेकर जल्दी से मिलो। ये कॉल सीधे उस आदमी तक पहुंचती है जो हान के लिए सारे एविडेंस हैंडल करता था। अब वो उस लड़की को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से फोन वापस लेकर आओ, और मौका मिले तो उस लड़के को भी मार दो। उधर जून दूर से खड़े होकर उसी लड़की को मॉनिटर करता है, साथ ही टाइमिंग और लोकेशन सब देखता है। फिर वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से उससे पैसे ले लेता है और उसे झूठा लोकेशन देकर कहता है कि तुम्हारा फोन एक बिल्डिंग में रखा है। अब वो लड़की वहां से जाकर फोन उठा लेती है और जून प्लान करता है कि अब वो उसका पीछा करके उनकी लोकेशन तक पहुंचेगा। लेकिन इतने में दूसरी तरफ हान भी खुद एक लड़की के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उस चोर ने पहले ही पैसे मांग लिए थे और उन्होंने बिना बताए पेमेंट भी कर दी थी। अब हान गुस्से में उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताए बगैर पैसे क्यों दिए। तो इतने में वही उसकी पार्टनर उस आदमी को मार देती है। फिर हान अपनी पार्टनर से कहता है कि अब पूरा मामला वही संभाले। उधर जून भी उसी जगह पहुंचता है और एक आदमी को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है। साथ ही वहां वो जो देखता है सब रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और यूनसिक उसे बताता है कि उस सलून वाली लेडी के घर पर कोई पहुंच चुका है। इसी बीच वहां मौजूद लोगों को जून पर शक हो जाता है, तो वो तुरंत वहां से भागता है और सलून वाली लेडी की घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तब तक वो लड़की उस लेडी के घर तक पहुंच चुकी होती है। पर जून भी ठीक आखिरी समय पर वहां पहुंचकर उस लड़की से भिड़ जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और मौका देखकर वो लड़की वहां से निकल जाती है। उधर हान को अब पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि जून सीधे उसी के नेटवर्क पर वार कर रहा है। फिर उसके पास उसका बिजनेस फ्रेंड अपने पिता के साथ आता है, वही पॉलिटिकल कनेक्शन वाला आदमी। अब वो हान से पूछता है कि जून आखिर बाहर क्या कर रहा है और हालात कहां तक पहुंचे। लेकिन हान उसे एकदम कूल रहकर कहता है कि वो सब संभाल लेगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो सिर्फ 1 हफ्ते की डेडलाइन देकर हान को धमकी देता है और वहां से चला जाता है। अब अपने पिता के जाने के बाद वो यंग लड़का अलग से हान से बात करता है, लेकिन उसकी टोन और बातों से हान के अंदर का गुस्सा बढ़ने लगता है। तभी हान के पास कॉल आता है और उसे खबर मिलती है कि जून उस लेडी और उसके बच्चे को लेकर वहां से भाग चुका है। ये सुनकर हान मुस्कुराकर सोचता है कि अब जून के साथ एक और गेम खेला जाना चाहिए। उधर यून भी जून के बनाए हुए चार्ट और नोट्स देखती है और पहले तो उसे स्टॉकर समझती है, लेकिन जैसे ही वो बच्ची और उसकी माँ वहां पहुंचते हैं तो उसे पूरा सीन क्लियर हो जाता है और उसका नजरिया जून के लिए बदलने लगता है। फिर ये लोग उस लेडी को समझाते हैं कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ। लेकिन वो बेबस होकर कहती है कि उसका कोई नहीं है जहाँ वो जा सके। फिर ये लोग उसे यून के घर रुकवाने का प्लान करते हैं और यून उन्हें अपने फ्लैट पर लेकर जाती है।
इसके बाद यून अपने पिता के जाने के बाद अकेले में जून को बुलाती है और वो सीरियस टोन में कहती है कि अगर वो सच सच सब नहीं बताएगा तो वो माँ और बेटी को वहाँ रहने नहीं देगी। फिर जून वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों ने यून को अंदर तक हिला दिया होता है। वो रात भर सो नहीं पाती और अपनी दोस्त से भी इस बारे में बात करती है, पर नींद फिर भी नहीं आती। आखिर में वो यूनसिक को मैसेज करती है कि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो वो कभी भी उसे कॉल कर सकता है। यूनसिक ये पढ़कर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो उसे अपनी ही बेटी का नंबर और एड्रेस भी नहीं पता था और आज उसे सब मिल गया। वो जून से कहता है कि तुम मेरे लिए लकी चार्म हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब जून पूछता है कि यून इतनी दूर दूर क्यों रहती है, असली वजह क्या है। तो यूनसिक रोते रोते मानता है कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए वो उससे दूर हो गई। वो बहुत ही इमोशनल होकर अपनी गलती मानता है और अफसोस करता है। इसके बाद जब वो दोनों घर लौटते हैं तो न्यूज में वही केस दिख रहा होता है। वो देखते हैं कि हान ने उस पूरे केस में किसी और को फंसा दिया है। अब जून सीधे उस जगह पहुंचता है जहां हान की टीम एविडेंस कलेक्ट किया करती है। यहाँ वो देखता है कि जिस लड़की ने फोन उठाया था वही अब मरी हुई पड़ी है और उसके साथ के बाकी लोग भी सब खत्म किए जा चुके हैं। तभी ऊपर से कुछ गिरता है जो कि उसी किलर का कटा हुआ सिर होता है जिसे पहले हान ने मार दिया था। हालांकि हान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने लोग मारे गए। उसे सिर्फ इस बात की संतुष्टि है कि केस सॉल्व हो गया और उसने जून के लिए एक मैसेज छोड़ दिया है। अब उस गिफ्ट बॉक्स में हान जून को ये क्लू देता है कि यही वो लड़का है जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई, यानी दोयंग। यहीं पर जून को दोयंग के बारे में पता चलता है और उसे उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाती है। फिर हान उस आईडी को प्राइवेट से पब्लिक कर देता है ताकि जून आसानी से उसके पीछे आ सके, जैसे वो जानबूझकर उसे चैलेंज दे रहा हो। तभी जून अपना अगला काम शुरू करता है और उस आईडी को ट्रैक करते हुए उसके पीछे पीछे बुसान पहुंच जाता है। उधर पुलिस ऑफिसर जंग के पुराने दोस्तों के पास जाता है, जहां वो सब बताते हैं कि जून ने जेल जाने के बाद से उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही कहते हैं। पर इतने में ऑफिसर ताना मारते हुए कहता है कि वो तो एक क्रिमिनल है जिस पर इल्जाम लगे हुए हैं। अब यहीं उनकी आपस में बहस हो जाती है, पर इन्हें कोई काम का हिंट नहीं मिलता। तभी ऑफिसर यू के फोन पर अचानक जून की कॉल आती है, जहां जून उससे कहता है कि वो असली कातिल को पकड़कर खुद सामने लाएगा, और फिर वो कुछ और इशारा करके फोन काट देता है। अब जून बुसान पहुंचकर टर्मिनल के एक लॉकर में कुछ रखता है जो उसके प्लान का हिस्सा था। उसी समय हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को गोल्फ बॉल से बहुत ही बेरहमी से पीट रहा होता है। तभी वहां दोयंग आ जाता है और पता चलता है कि ये दोयंग का ही आदमी है जो उसके लिए काम करता है। अब इन दोनों की बातचीत से साफ पता चलता है कि वो आदमी दोयंग को दिल से पसंद नहीं करता, लेकिन पैसों के लिए उसके नीचे काम कर रहा है। दूसरी तरफ यूनसिक और यून परेशान होते हैं क्योंकि जून से उनका कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर वो जेल तक जाकर चेक करते हैं कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन वहां भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तब यून कहती है कि जंग के पास यूनसी का दूसरा फोन है, तो क्यों ना हम उसकी लोकेशन ट्रैक करें। इस तरह से अब वो जैसे ही उसे ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो बुसान में है। साथ ही अब ऑफिसर यू को भी ये मालूम है कि वो फोन अब जून के पास है, तो वो भी बुसान के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ऑफिसर यू चुपके से एक वीडियो या फाइल भी देख रहा होता है जो उसे खुद जून ने पहले ही भेजी थी। इसके बाद हम हान को एक मंदिर में देखते हैं जहां वो अपने पेरेंट्स की बरसी पर आया होता है। तभी उसका अंकल आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी तक अपने पेरेंट्स की वजह से खुद को गुनहगार मत मानो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अंकल वहां से जाते हैं तो हान अपने आप से हल्का सा हंस देता है, जैसे उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसकी आंटी उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि अब घर के शेयर्स का बंटवारा हो जाना चाहिए। साथ ही वो उसे डिनर पर आने के लिए कहती है, लेकिन हान साफ मना कर देता है। अब हान अपनी नैनी से कहता है कि वो उसकी जगह डिनर पर चली जाए, लेकिन नैनी ये कहकर मना कर देती है कि उसे कुछ काम है। जबकि हम देखते हैं कि वो वहां जाकर हान के रिश्तेदारों को मार डालती है और ये सब वो हान को बताए बिना करती है। तभी उसकी आंटी उस नैनी से कहती है कि क्या हान को पता है कि उसकी असली माँ कौन है, और क्या उसे मालूम है कि तुम्हारा ही खून उसकी नसों में बह रहा है। तो नैनी कहती है कि जो कंपनी हान ने खुद खड़ी की है उसे छीनने की कोशिश करने वाला इंसान मुझसे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हो सकता, और इतना कहकर वो उसे भी मार देती है। यानी वही नैनी असल में हान की माँ है। उधर दूसरी तरफ जून दोयंग का पीछा कर रहा होता है और दोयंग के लोग उसे नोटिस कर लेते हैं।
अब जून अंदर घुसता है तो वो उस पर नजर रखते हैं और इतने में दोयंग सामने आकर कहता है, अच्छा तो तुम ही हो जो मेरा पीछा कर रहे थे। अब इससे पहले कि कुछ और हो, जून अपना रिकॉर्डर ऑन कर देता है और उससे ऐसे सवाल पूछना शुरू करता है कि उसकी बातें कन्फेशन जैसी लगे। इसके बाद दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है और आखिरकार वो लोग जून को पकड़कर बांध कर कहीं पर रख देते हैं। इधर हान को खबर मिलती है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। वो फ्यूनरल के लिए तैयार होता है और अपनी नैनी से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, तो वो बस इतना कहती है कि फायर एक्सीडेंट था जिसमें सब मारे गए। फिर दोयंग का फोन हान के पास पहुंचता है और वो अकड़कर कहता है कि तुम तो उसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैंने जून को पकड़ लिया। उधर यूनसिक और जून भी बुसान पहुंचते हैं और साथ साथ पुलिस भी वहां आ चुकी होती है। सब लोग अलग अलग होकर जून को ढूंढने निकलते हैं। अब दोयंग वापस जब कमरे में जाता है तो जून वहां से गायब हो जाता है। उसे यूनसिक पहले ही वहां से निकाल चुका होता है। अब जून और यूनसिक वहां से निकल रहे होते हैं तो ऑफिसर यू उन्हें देख लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जून कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम हमें जाने दो। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन यून सामने आकर बात संभालती है और किसी तरह उन्हें समय दे देती है। फिर जून बाइक पर और यूनसिक कार में वहां से भाग निकलते हैं और रात को यून उन्हें अपने फ्रेंड के घर पर लेकर जाती है, जहां जाते समय उनकी कार भी खराब हो जाती है तो यूनसिक कार के पास ही रुक जाता है। अब अंदर हम देखते हैं कि जून सो रहा होता है और यून बस चुपचाप उसे देख रही होती है। उसकी फ्रेंड मजाक में उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है, लेकिन यून कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। फिर अगले दिन ऑफिसर यू वो लॉकर खोलता है जिसका पासवर्ड उसे जून ने दे दिया था और फिर अंदर से दोयंग से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशंस निकलती हैं। उधर दोयंग को भी अब सब पता चल जाता है और वो हान को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम ही वो हो जिसने जून को मेरे बारे में सब बताया। वो हान को बताता है कि जून भाग चुका है, लेकिन उसके पास मदद के लिए और भी लोग हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून यूनसिक से कह रहा होता है कि मैं बस उससे एक माफी सुनना चाहता हूँ, बस इतना कि वो अपने किए के लिए अपॉलॉजी करे। ये बात पीछे खड़ी यून भी सुन लेती है और चुपचाप उसके भाव समझ जाती है। अब दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां दोयंग अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है ताकि जून को उकसाकर वहां बुला सके। उधर जून एक कीलों वाली गन बनाता है जिसमें से गोलियों की जगह कीलें निकलती हैं। इसी बीच हान दोयंग के घर उसकी मदद के लिए पहुंचता है। यहाँ जब दोयंग के पिता आते हैं तो हान उनसे कहता है कि जून तुम्हारे बेटे से मिल चुका है, तो अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। लेकिन वो गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि ये सब तुम्हारा काम था और तुमने ही खराब किया, अब मदद देने आए हो। इस तरह दोनों के बीच यहाँ बहस और गुस्सा बढ़ जाता है। फिर रात में वही असेंबली मैन हान के घर पर कुछ अटैकर्स भेजता है, लेकिन हान अकेले ही सबको मार गिराता है। उधर हम जून और यूनसिक को साथ में बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ यूनसिक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो कहता है कि मैं पहले हमेशा नशे में रहता था और जिस दिन यून की माँ की मौत हुई उस दिन भी नशे में घर आया था। फिर जब उसने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं गुस्से में घर से निकल गया, बाहर सिगरेट पी और उसे वहीं फेंक दिया। लेकिन जब मैं वापस आया तो घर में आग लग गई थी और वही सिगरेट उसकी वजह थी। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि अंदर जाकर यून को बचा पाऊं। खैर, अब दूसरी तरफ हान को भी पता चल चुका था कि यूनसिक और यून दोनों ही जून की मदद कर रहे हैं और वो सोचता है कि आखिर ये लोग उसके लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। फिर अगले दिन हम जून को देखते हैं जो अपनी नेल गन चेक कर रहा होता है कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, और यून चुपचाप उसे देख रही होती है। तभी वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है तो पीछे से उसकी फ्रेंड मजाक में उसे चिढ़ाने लगती है। फिर जब यून मार्केट जाती है तो उसे वही पुलिस ऑफिसर दिखता है। फिर वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर उसके काफी पास होता है और शुरुआत में उसे पहचान नहीं पाता। अब उसी वक्त वो घबराकर यूनसिक और जून दोनों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। फिर थोड़ी देर के बाद ऑफिसर को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है और वो उसका पीछा शुरू कर देता है। लेकिन यून किसी तरह से बचते बचाते वापस घर पहुंच जाती है और सबको बता देती है कि पुलिस उसके पीछे लग गई है। फिर वो लोग फिर से अलग अलग हो जाते हैं ताकि पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके। अब उनके निकलने के बाद यून की फ्रेंड के पास कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद हान होता है। यहाँ वो सिर्फ यही पूछता है कि आखिर तुम लोग जून की मदद क्यों कर रहे हो। फिर उनकी बहस होती है, जिसके बाद हान उस पर हाथ भी उठाता है और बार बार वही सवाल पूछता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वहां से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ जून आखिरकार दोयंग तक पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि बस अपने गुनाह के लिए माफी मांग लो
लेकिन दोयंग मानने को तैयार नहीं होता और दोनों के बीच में लंबी फाइट शुरू हो जाती है। फिर दोयंग नीचे पार्किंग में भागता है और कार लेकर भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद जून बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद वही टनल वाला सीन दोबारा आता है जो हमें पहले दिखाया गया था। जब बाइक से पकड़ना मुश्किल होता है तो जून दोयंग के आदमियों की कार में घुसकर उन्हें बाहर फेंक देता है और खुद कार चलाकर दोयंग की गाड़ी के पीछे लग जाता है। अब जैसे ही वो टनल से बाहर निकलते हैं तभी अचानक एक ट्रक आकर दोयंग की कार को टक्कर मारता है, जहां जून तो साइड हो जाता है लेकिन दोयंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर जब जून उससे कन्फेस करवाने की कोशिश करता है तो दोयंग वहीं उसकी आंखों के सामने मर जाता है। तभी जून के पास हान की कॉल आती है और वो कहता है, तो तुमने उसे मार ही दिया, अब तुम्हारा बदला खत्म हो गया मिस्टर विटामिन। तभी जून को समझ में आता है कि ये वही इंसान है जिसने उसे कार रेस वाली मौत के गेम में बुलाया था। अब हान उसे ऑफर देता है कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया, तो क्यों ना अब हम पार्टनर बन जाएं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो जून उसे जवाब देता है कि मुझे बस एक ही चीज चाहिए, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना। फिर वो फोन काट देता है और उधर हान अकेला बैठा एक अजीब सी हंसी हंसता रह जाता है। अब सबसे पहले हान दोयंग के पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें भी मार देता है। फिर वो उनकी लाशों के सामने बैठकर कहता है, क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहते हो। वो कहता है कि जब मैं 16 साल का था तब मेरे पेरेंट्स मरे नहीं थे, मैंने ही उन्हें अपने हाथों से मारा था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि वो अपनी सारी जायदाद एक टेम्पल के नाम करने वाले हैं तो मुझे ऐसा गुस्सा आया कि मुझे खुद याद नहीं रहा और मैंने उन्हें लगभग 130 बार चाकू से गोदा। और जब मैं सोच ही रहा था कि अब मैं इस सब को कैसे हैंडल करूंगा, तभी न्यूज में एक रिपोर्ट आई कि एक मर्डरर जेल से भाग गया है और इसी इलाके में आकर छुपा हुआ है। तब मैं पुलिस स्टेशन गया और कहा कि उसी मर्डरर ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। फिर 2 दिन के बाद वो आदमी भागने की कोशिश में पुलिस के हाथों मारा गया और तभी मुझे समझ में आया कि फ्यूचर में मुझे यही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैं अब कर भी रहा हूँ। इसके बाद उसकी साफ सफाई करने वाली क्लीन अप टीम वहां पर आ जाती है और पूरा सीन मिटाने लगती है। फिर हान यूनसिक के घर पहुंचता है जहां उसे यूनसिक और उसकी बेटी की बचपन वाली फोटो दिखती है, जिसे वो जला देता है और सोचता है कि अब जून के साथ क्या किया जाए। उधर ऑफिसर यू को कॉल आती है कि वो अपना काम खत्म करके लौट सकता है, अब जून को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो हैरान होकर डिटेक्टिव से पूछता है कि अभी तो जून पकड़ा भी नहीं गया, फिर अचानक ये ऑर्डर क्यों। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि अगर जानना है तो मेरे साथ चलो। फिर दोनों मिलकर यूनसिक को असेंबली मैन के मर्डर के केस में अरेस्ट करने उसके घर पहुंचते हैं। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और अपने पिता को हथकड़ियों में देखकर यून चिल्लाती है कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है, उन्हें कहां ले जा रहे हो। ऑफिसर यू खुद भी कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो लोग यूनसिक को पकड़कर ले जाते हैं और इसकी खबर जल्द ही जून तक भी पहुंच जाती है। अब हान की प्लानिंग के तहत यूनसिक से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और यून को उससे मिलने तक नहीं दिया जाता। फिर इंटेरोगेशन में उन्हें यूनसिक का डीएनए मिलने की बात कहकर प्रेशर बनाया जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि हान यूनसिक के घर क्या करने गया था। यूनसिक सब समझकर कहता है कि मेरी बेटी खतरे में है, मुझे जाने दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सीधा उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर डिटेक्टिव कमरे में आकर कहता है कि इस केस में तुम्हारी बेटी यून को भी शामिल करना होगा। तो ये सुनते ही यूनसिक भड़क जाता है और चिल्लाता है। तभी डिटेक्टिव कहता है कि अगर अपनी बेटी को बचाना है तो कन्फेस कर लो कि मर्डर तुमने किया है। उधर जून यूनसिक के घर जाता है और यून को ढूंढता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ वो कैमरा मिलता है जो हान ने लगाया था, जिसे वो गुस्से में तोड़कर फेंक देता है। फिर जून यून के पास पहुंचता है, वो उसे साथ ले जाता है और कहता है कि इसमें यूनसिक की कोई गलती नहीं है। यून टूट चुकी होती है, वो रो रही होती है। तब जून खुद को दोष देता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो कहता है कि वो कुछ भी करके सब ठीक करेगा। फिर यून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी हम हान को देखते हैं जो अपने स्कल्पचर पर वाइन डाल रहा होता है और वहीं उसकी नैनी आती है। वो हान को सुझाव देती है कि अब तुम्हें दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा 100वां आर्ट पीस तैयार हो चुका है। इन्हें ऑक्शन पर लगाओ और मैं तुम्हारे सारे पीस खुद खरीद लूंगी। हान पूछता है, आखिर तुम क्यों खरीदोगी? तो वो कहती है कि ये उसे बहुत ही पसंद है, इनमें तुम्हारी झलक दिखती है, इसलिए सारे स्कल्पचर्स यहीं उसके पास रहने चाहिए। हान भी कहता है कि उसे ऐसे स्कल्पचर्स बहुत ही पसंद हैं, बिल्कुल वैसे चेहरे जैसे लोग तब बनाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। जब वो मौत से पहले दया की भीख मांगते हैं
तो उसे देखने में बहुत ही मजा आता है। इसी बीच जून का उसे कॉल आता है तो हान हंसकर कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे इससे भी जल्दी कॉल करोगे। जून सीधे पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और यूनसिक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन हान कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और फिर वो जून को एक नया ऑफर देता है। फिर हान उसे उसी टनल में बुलाता है। फिर वहाँ वो कहता है कि वहाँ रखा बॉक्स खोलो, अंदर एक चाकू और एक चेक है, दोनों में से तुम्हें सिर्फ एक चुनना है। वो कहता है कि या तो ये चाकू लेकर कन्फेस कर दो कि खून यूनसिक ने नहीं तुमने किया है, या फिर ये चेक लो और मेरे पार्टनर बन जाओ। अब जून वजह पूछता है तो हान कहता है कि उसे इंसानों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना पसंद है, और जब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है तो वो खुद अपनी जान ले लेते हैं, इसलिए यूनसिक भी वही करेगा। ये सुनकर जून बीच में ही कॉल कट कर देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर हान बौखला जाता है कि ये आदमी मेरी बात कभी पूरी क्यों नहीं सुनता। उधर जेल में यूनसिक अकेला बैठा अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करता रहता है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार जेल गया था तब छोटी सी यून उसे बहुत प्यार करती थी। वो उससे मिलने आती थी, जबकि लोग उसे तंग करते थे कि उसके फादर मर्डरर हैं। जब उसने खुद रोते हुए यून से कहा था, तुम अब मुझसे मिलने मत आया करो, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे, और ये सुनकर यून बहुत रोई थी। फिर जब सालों बाद वो जेल से बाहर आया और घर लौटा तो यून ने उसे देखते ही कहा, अगर तुम यहाँ रहने वाले हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतने सालों बाद अपने पिता को देखकर उसका गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन एक साथ फूट पड़ा था। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तू उन्हें अब भी दिल से प्यार करती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर अगले दिन यूनसिक अपने लॉयर से जिद करता है कि उसे यून से मिलने दिया जाए, और आखिरकार यून उससे मिलने आती है। वो अपने डैड से कहती है कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन यूनसिक कहता है, ध्यान से सुनो, आज के बाद मैं जो भी करूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, और तुम मुझे कभी मिलने मत आना। वो बार बार पूछती है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वो कन्फेस करेगा। फिर थोड़ी ही देर में खबर फैल जाती है कि यूनसिक ने मर्डर की जिम्मेदारी खुद ले ली है। जब ये बात ऑफिसर यू को पता चलती है तो वो भागता हुआ आता है और यूनसिक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनसिक सिर्फ इतना कहता है कि मैंने कह दिया ना, मैंने ही कन्फेस किया है, अब तुम्हारे पास एविडेंस भी है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पास खड़ा डिटेक्टिव ये सब देख रहा होता है। तभी ऑफिसर यू डिटेक्टिव से कहता है, मैंने बहुत क्रिमिनल्स देखे हैं, रोज जेल में रहता हूँ, मुझे चेहरे से समझ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है, इसीलिए ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो सीनियर ऑफिसर उसकी एक भी नहीं सुनता और उससे झिड़कते हुए कहता है, तुम तो बस एक मामूली प्रिजन गार्ड हो, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन मुझ पर छोड़ दो। फिर उसी दिन पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक अफरा तफरी मचती है, क्योंकि कोई आदमी आकर कहता है कि यूनसिक ने नहीं बल्कि उसने ये खून किया है। अब वो कोई और नहीं बल्कि खुद जून होता है, जो सीधे सरेंडर करने पहुंचता है। इस कन्फेशन की वजह से यूनसिक को तुरंत छोड़ दिया जाता है, और अब वो बाहर निकलकर देखता है कि उसकी जगह पर अब जून को अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ जून एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और सीधे जेल के अंदर चला जाता है। उधर घर पर यून बैठी वही कैमरा रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है जिसमें वो पल कैद होते हैं जो उसने अपने पिता के साथ बिताए थे। तो तभी यूनसिक वापस घर आता है और अंदर कदम रखते ही यून उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो दौड़कर उसे गले लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे बरसों का डर और गुस्सा एक साथ निकल रहा हो। फिर उसी समय डिटेक्टिव के पास हान की कॉल आती है और वो गुस्से में पूछता है कि तुमने यूनसिक को छोड़ क्यों दिया। तो डिटेक्टिव कहता है कि कानूनन वो उसे सिर्फ 48 घंटे तक ही रख सकता था, और जब किसी और ने मर्डर की जिम्मेदारी ले ली तो अब वो उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता था। इसलिए अब हान खुद जेल में जून के पास पहुंचता है। वो जून से कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी और तुमने ये रास्ता चुना, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तो जून कहता है कि मैं तो हमेशा यही जानना चाहता था कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, और असल में हो कौन, लेकिन तुम्हें देखकर तो बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा ही लगता है। फिर भी हान कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो वार्डन से पूछता है कि अगर कोई भागा हुआ कैदी खुद वापस आ जाए तो उसके साथ क्या होता है। तो वार्डन बताता है कि बस उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सुनकर हान कहता है कि क्यों ना हम उसे यही मार दें। तो वार्डन भी लालच में आकर मान जाता है। अब अगले दिन ऑफिसर यू खुद जून को लेने आता है उसे जेल में ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ डिटेक्टिव रास्ते में उससे बहस करता है, लेकिन ऑफिसर यू चुपचाप जून को लेकर आगे बढ़ता है
वो रास्ते में जून से पूछता है कि तुमने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए थे वो मुझे ही क्यों दिए। तो जून जवाब देता है कि तुम मुझे भरोसे के लायक लगे, एक तुम ही थे जिसे मैं वो सब दे सकता था। फिर ऑफिसर यू पूछता है कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे हुआ। तो जून हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, जो इंसान एक मरा हुआ पौधा भी फेंक नहीं पाता, वो सबूत कैसे फेंक सकता है। इसके बाद ऑफिसर यू आखिरी बार पूछता है, क्या तुमने सच में हार मान ली है। तो जून थकान भरी आवाज में कहता है कि मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। फिर रास्ते में ड्राइवर ब्रेक लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो उसी पल ऑफिसर यू खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को मोड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो जून से कहता है कि यहाँ से एक नई रोड निकलती है, अब तुम अपना रास्ता खुद चुनो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं सिर्फ एक प्रिजन गार्ड हूँ। जितना कर सका कर दिया, उम्मीद है अगली बार अगर मिले तो जेल में नहीं बाहर मिले। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो जून देखता है कि आगे सड़क किनारे यूनसिक और यून दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। यून मुस्कुराकर कहती है, चलो घर चलते हैं। उधर ऑफिसर यू अकेला जेल लौटता है तो वार्डन हैरान होकर पूछता है कि वो अकेला क्यों आया। ऑफिसर यू सीधे अंदर घुसकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और बताता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और उसके पास उनके खिलाफ एविडेंस भी हैं। वो वार्डन से कहता है, अगर तुमने सच में सिर्फ पैसों के लिए उसे मारने की प्लानिंग की थी तो मैं अभी इंटरनल इंटेलिजेंस को सब रिपोर्ट कर दूंगा। इसी बीच दूसरी तरफ हान अपना बड़ा ऑक्शन करने की तैयारी में होता है। अब यह खबर हर तरफ फैल चुकी है कि एक मशहूर रहस्यमयी आर्टिस्ट जो कभी सामने नहीं आया, वो पहली बार अपना फेस रिवील और ऑक्शन करने वाला है। उधर जून ने भी यूनसिक से कुछ सामान मंगवाया होता है क्योंकि अब उसे लगता है कि हान को रोकने का समय आ गया है। फिर जून यूनसिक और यून को एक सुरक्षित जगह पर लेकर आता है। ये वही पुरानी जगह होती है जो कभी उसकी माँ की हुआ करती थी। जब यूनसिक पूछता है कि यहाँ क्यों, तो जून बताता है कि उनके पुराने घर में कैमरे और बक्स लगे हुए थे जिनसे वो लोग हर पल उन पर नजर रखे हुए थे, इसलिए ये जगह अभी सबसे सेफ है। फिर जब यूनसिक कार से सामान निकालने जाता है तो पीछे खड़ा जून वहां लगी पुरानी फैमिली पिक्चर्स देखता है और उन्हें देखकर अंदर से बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ ऑक्शन हॉल में हान बड़े आराम से घूमता हुआ तैयारियों पर नजर रख रहा होता है। उसे पूरा यकीन था कि जून अब तक मारा जा चुका होगा। तभी उसके पास वार्डन की कॉल आती है जो कहता है कि जून ने खुद को खत्म कर लिया है और उसने खुद उसकी बॉडी चेक की है। लेकिन हान तुरंत समझ जाता है कि जून ऐसा नहीं कर सकता और वो वार्डन से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। तो वार्डन मजबूर होकर हाँ में जवाब देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ऑफिसर यू वही होता है जिसे वो वार्डन गोल्डन बार्स की रिश्वत ऑफर करता है, लेकिन ऑफिसर यू साफ कहता है कि जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी तरफ जून, यूनसिक और यून की टीम हान के पुराने केसेस की प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही होती है। वो पता लगाते हैं कि हर केस के लगभग 10 दिन बाद हान एक ऑक्शन करता है जिसमें वो अपनी ही 8 पीस लोगों के नाम पर खरीदवाकर फिर से अपने पास वापस ले आता है और उसके ज्यादातर खरीदार वही लोग होते हैं जिनके गुनाह छुपाकर वो उन्हें बचा चुका होता है। तभी कुछ ऑफिशियल्स आकर मिस्टर यू को रिश्वत लेने के केस में अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पर वार्डन ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा ऑफर मान लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उधर जैसे ही ऑक्शन शुरू होता है तो हान की नैनी उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो हान कहता है कि ये तो तब पता चलेगा जब सब खत्म होगा। फिर बोली लगनी शुरू होती है और नैनी हर पीस पर सबसे ज्यादा बोली लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक ऑनलाइन बिडर सामने आता है जो हर बार नैनी की बोली से ज्यादा अमाउंट डाल देता है। ये देखकर प्राइस लगातार ऊपर जाता है तो नैनी सोचती है कि आखिर ये है कौन जो हर बार उससे भी ज्यादा डेस्परेट दिख रहा है। आखिरकार वही अनजान बिडर सबसे महंगी बोली लगाकर मूर्ति खरीद लेता है, जिस पर नैनी झुंझलाकर पूछती है कि उससे भी ज्यादा बेचैन कौन हो सकता है। तभी हान कहता है कि ऐसा एक इंसान है, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो साफ साफ जून की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब हान को बुलाया जाता है कि वो स्टेज पर जाकर अपना चेहरा सबको दिखाए, लेकिन वहां जाने के बजाय वो सीधे उस प्राइवेट रूम की ओर जाता है जहां हाईएस्ट बिडर बैठा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहां बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि दोयंग था, यानी वो जिंदा है। मतलब जून ने उसे मारा नहीं था बल्कि बचाकर सौदा किया था कि तुम्हारे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा। अब उसी समय पुलिस अंदर घुसती है
और हान को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेती है। फिर जाते जाते हान अपनी नैनी से कहता है कि टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर बाहर आती है तो यून उसकी फोटो क्लिक करके तुरंत यूनसिक को भेज देती है। यूनसिक जून को बताता है कि हान तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन जून कहता है कि वो जल्दी ही बाहर भी आ जाएगा। उसके पास बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, लेकिन फिलहाल ये बस हमारे लिए मौका है उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने का, इसलिए मुझे वहीं जाना होगा। उधर दोयंग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सारी डिटेल्स और एविडेंस सौंप देता है और कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे अस्पताल भेजा जाए। दूसरी तरफ हान के घर पर नैनी उस लड़की से कहती है कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम जाओ और हान को प्रोटेक्ट करो। फिर वो एक सिक्योरिटी गार्ड को एक नंबर देती है और कहती है कि इस नंबर पर कॉल करना, हमारा स्टाफ आगे क्या करना है सब गाइड कर देगा। तो तभी हम देखते हैं कि हान का पूरा सामान एक ट्रक में भरकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा होता है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें उसके वही फ्रेंड्स बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर गार्ड्स का ध्यान बढ़ जाता है और उसी मौके पर जून चुपचाप ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो यून से कहता है कि तुम तुरंत जाकर अपने पिता को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि हान का अगला टारगेट तुम दोनों ही हो। उधर हान पुलिस स्टेशन में किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास बैठा एक कैदी उससे शिकायत करता है कि यहाँ का खाना बहुत ही बेकार है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं बाहर से कुछ मंगवा लूं। लेकिन हान कहता है कि माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अब इसी बीच वही पुराना बड़ा बॉस जो जेल के समय उनके पीछे पड़ा था और जो हान का पुराना दोस्त भी है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो अपने गुंडों के साथ अंदर ही खून खराबा कर देता है और पुलिस वालों को मारते हुए हान को वहां से छुड़ाकर ले जाता है। अब हान उससे पूछता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो वो सीधा कहता है मुझे जून चाहिए। फिर हान हंसते हुए बाहर निकलता है और अपनी पार्टनर यानी उसी लड़की को कुछ चीजें संभालने के लिए कहकर खुद कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जून हान के घर में सिक्योरिटी गार्ड बनकर पहले से ही घुस चुका होता है। इधर हॉस्पिटल साइड में हान बेड पर पड़े दोयंग को मार रहा होता है। उसी समय यून भी अपने पिता यूनसिक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि एक औरत ने उसके पिता को चाकू से कई बार घायल कर दिया है। वो उस औरत से भिड़ती है, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाती। तभी खून से लथपथ यूनसिक उस किलर महिला का पैर पकड़कर चीखते हुए कहता है, यून तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर यून अपने पिता के पास आती है और रोते हुए कहती है कि मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी वो किलर औरत दोबारा लौट आती है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब सीन हान के घर के सीक्रेट रूम पर शिफ्ट होता है, जहां जून अंदर पहुंच चुका होता है। वो वहां रखे सारे एविडेंस समेट लेता है। तभी हान उसे कॉल करता है और अपने घर पर इनवाइट करता है, लेकिन जून कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे घर के अंदर हूँ। वो हान से पूछता है क्या अभी भी तुम्हें ये सब खेल मजेदार लग रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा गेम खत्म होने वाला है। फिर वो किसी तरह से उस डेंजरस सिक्योरिटी सिस्टम से बचते हुए बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर वही बड़ा बॉस उसका इंतजार कर रहा है। जून उससे हल्के अंदाज में हाय हेलो करता है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैं इस दिन का बहुत पहले से इंतजार कर रहा था, आखिरकार आज तुमसे आमने सामने मुलाकात हो ही गई। फिर वहीं पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जून फिर से घर के अंदर जाता है, रास्ते में आते गुंडों से भिड़ता है और अपनी कीलो वाली गन से उन्हें गिराता जाता है। आखिरकार जब वो उस बॉस को लगभग अधमरा कर देता है, तभी अचानक खान वहां पर आ धमकता है। वो गुस्से में जून पर हमला करते हुए कहता है, ऐसे कैसे तुम किसी के भी घर में घुस सकते हो। लेकिन जून सीधा जवाब देता है कि कल सुबह तक तुम्हारे हर गुनाह की पोल सबके सामने खुलने वाली है। अब हान हंसकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें जो चाहिए था वो यही है। ये हार्ड डिस्क जैसे ही ओपन होगी खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर तुमने पहले मेरी बात मानी होती तो आज बहुत अमीर होते। फिर वो यून को भी वहां खींच कर ले आता है ताकि जून को ब्लैकमेल कर सके। वो जून से कहता है, या तो तुम इस बॉस को मार दो, मैं इस लड़की की जान बख्श दूंगा, वरना। लेकिन जून उसका ये ऑफर मानने से इनकार कर देता है। तभी हान खुद उस बॉस को मार देता है और फिर वो और उसकी पार्टनर दोनों मिलकर जून पर टूट पड़ते हैं। अब जून पहले उस लड़की से लड़ता है, उसे काबू करता है, फिर सीधे हान से भिड़ता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। तभी हान अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकालता है और जून को वो वीडियो दिखाता है जिसमें उसके भाई की मौत दिख रही होती है। फिर वो कहता है, मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था, तो क्यों ना तुम भी मुझे यहीं खत्म कर दो। अब गुस्से में अंधा होकर जून उसके शरीर के कोने में ब्लेड आर पार घोंप देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मार देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा,
लेकिन तुम्हारा असली चेहरा मैं दुनिया को दिखाकर ही रहूंगा। इसके बाद वो सारे सबूत लेकर बाहर निकलने लगता है, जबकि पीछे से हान चीखता है कि मुझे मार क्यों नहीं देते। फिर जून वापस मुड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और कहता है, क्योंकि तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करते करते ही मरना चाहिए, एक झटके में नहीं। अब जून उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है और खुद वहां से निकल जाता है। इसके बाद उस घर में आग लग जाती है और खबर फैल जाती है कि हान उसी आग में जलकर मर गया। उधर दूसरी तरफ जून के लाए हुए एविडेंस मीडिया तक पहुंच चुके होते हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हान ने कितने मासूम लोगों के साथ क्या क्या किया था, यानी उसका पूरा काला चेहरा उजागर हो चुका है। इधर हॉस्पिटल में यूनसिक ऑपरेशन के बाद ठीक ठाक हालत में होता है और वो यून से सबसे पहले यही पूछता है कि जून कैसा है। फिर सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहां जून की फाइनल हियरिंग चल रही होती है। इस तरह आखिरकार 5 साल की लड़ाई के बाद कोर्ट उसे नॉट गिल्टी घोषित कर देता है और उसके सिर से झूठे इल्जाम का बोझ उतर जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद की झलक दिखती है। अब जून ने खुद की अपनी शॉप खोल ली है, जहां ढेर सारे प्लांट्स हैं और साथ में एक छोटा सा कैफे भी चलता है। उसके पुराने फ्रेंड्स भी वहां आते जाते हैं, लेकिन इस बार उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की जगह पास की टेबल पर यून बैठी होती है, जो बस उसे मुस्कुराते हुए देखती रहती है। फिर जब जून पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो हल्के से कहती है, बस तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो। तभी ऑफिसर यू भी कैफे में पहुंचता है और मुस्कुराकर कहता है, मैंने कहा था ना, अगली बार हम किसी अच्छी जगह पर मिलेंगे, जेल में नहीं। और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। इसलिए अगर आप ऐसी ही ड्रामा सीरीज हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।